नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं धारिता यानी कैपेसिटेंस चैप्टर से। नीट में 2010 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं नीट 2021 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया है बुक देखिए। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट धारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है और उसका मान भी दिया है ई है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी है यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तो धारित्र में एकत्रित ऊर्जा कितनी होगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। सबसे पहले अपने को पता है कि जो संधारित्र होता है उसमें जो एकत्रित ऊर्जा होता है उसका फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। लेकिन इस रूप में आंसर है नहीं तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन धारिता C का फॉर्मूला देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए इसका फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं V होता है विभव और इसका फॉर्मूला अपन विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखें तो V बराबर कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण इंटू डी। ठीक है, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। चलिए मान रख देते हैं तो U बराबर 1/2। C का मान अपन पता है कि एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया और V का मान अपन कह रहे थे क्या होगा E इंटू डी का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो U बराबर अपन कह सकते हैं 1/2, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ देखिए E²D², तो एक डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं E का होल स्क्वायर और डी एक ही बचा। तो ऐसा ऑप्शन देखें और यहाँ पे कह सकते हैं अपना एरिया भी है तो A इंटू डी। तो ये आंसर आना चाहिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E² और A इंटू डी। तो अपन कह सकते हैं इसमें तो 1/2 ही नहीं है, इसमें भी 1/2 नहीं है, इसमें 1/2 है, एप्सिलॉन नॉट है, E² है, A इंटू डी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। पहला ऑप्शन जो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का होल स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व होता है यानी एकांक आयतन की ऊर्जा होती है। लेकिन अपने को क्या पूछा है, ऊर्जा पूछी है। तो ऊर्जा के लिए अपन कह सकते हैं कि आयतन को गुणा करेंगे तो A इंटू डी क्या हो गया, आयतन हो गया। यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होता कि ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। और ऊर्जा घनत्व का मीनिंग क्या होता है कि एकांक आयतन की ऊर्जा, और आयतन को यहाँ पे गुणा करते तो आयतन होता है एरिया इंटू डी। तो ये डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो अपन ने इसको इस तरीके से देखा, काफ़ी आसान क्वेश्चन मान सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पहले भी नीट में पूछे गए थे। तो मैं कह सकता हूँ एक टाइप से नीट 2021 का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अपन कह सकते हैं तुल्य धारिता है तो इसमें इस बिंदु को अपन ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने को ए और बी के बीच में तुल्य धारिता चाहिए तो अपन कह सकते हैं यहाँ से इस बिंदु को भी अपन बी लिख सकते हैं, इस बिंदु को भी बी लिख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं बी और बी तो सेम हो गया। तो ये वाला जो है वो आपका शॉर्ट है, यानी शॉर्ट का मतलब अपन कह सकते हैं ये लघुपतित है। और लघुपतित है तो इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इसमें जो होगा वो आवेश बहेगा ही नहीं। तो इस वजह से इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं और इस डायग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में एक संधारित्र इस तरीके से और एक इस तरीके से, और ये बी बिंदु एक ही हो गया तो अपन कह सकते हैं ये बिंदु बी हो गया। तो ये तो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ए और बी के बीच में अपने को तुल्य धारिता चाहिए। इस बिंदु का अपन कह सकते हैं सी दिया था, इसका सी दिया है, तो ये संयोजन कैसा हो गया, समांतर। और अपन जानते हैं कि समांतर संयोजन में तुल्य धारिता जो होती है वो जुड़ जाती है। तो C प्लस C यानी आंसर कितना हो गया 2C। तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन हो जाएगा 2। तो ये आपको तुल्य धारिता पूछी तो अपन कह सकते हैं कि ये आपका लघुपतित होने की वजह से दोनों संधारित्र किस में आगे, समांतर में आगे। और समांतर में अपन जानते हैं सीधा योग हो जाए होता है तो आंसर कितना हो गया 2C। तो ये भी काफ़ी आसान लेवल का क्वेश्चन था। हाँ तो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है तो धारिता 6 माइक्रोफैरड है। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में देखिए कि वायु के केस में अपन बात करें तो वायु के केस में जो इसका मान है या सी का जो मान है वो कितना दिया है, तो वायु के केस में सी का मान दिया है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, उसके बाद अपन को आगे कह रहे हैं कि कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं ये किसमें है, ये किसी माध्यम में है। तो अपन कह सकते हैं माध्यम में जो है उसको अपन C डैश से दर्शा सकते हैं और इसका मान जो है वो 30 माइक्रोफैरड है। ये समझ में आ रहा है।
अब अपने को क्या पूछा है कि माध्यम का परावैद्युतांक होगा, यानी माध्यम का परावैद्युतांक अपने से पूछ रहे हैं। कैसे बताएंगे? सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सापेक्ष विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर पता करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मान क्या होता है? अपन कह सकते हैं कि किसी माध्यम में आपका धारिता बटा निर्वात या वायु में धारिता, तो सी डैश बटा सी डैश का मान यहाँ पे 30 दिया है, इसका मान 6 है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। यह आपका हुआ सापेक्ष विद्युतशीलता। लेकिन अपने को क्या करना है कि माध्यम का परावैद्युतांक, या उसी को अपन कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, जिसको अपन ई एप्सन एम से दर्शाते हैं, और इसका मान होता है एप्सन नॉट इंटू एप्सन आर, जिसको कई बार इस वाले डेटा को अपन के से भी दर्शाते हैं। तो इसका मान अपन निकालें तो एप्सिलॉन नॉट का मान अपन सभी जानते हैं कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान, और सापेक्ष विद्युतशीलता का मान अभी निकाला था 5 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 44.25 इंटू 10⁻12। लेकिन ऐसे तो ऑप्शन में नहीं दिए, तो ऑप्शन में अपन कह सकते हैं ये दिख रहा है। इसको अपन ऐसा बनाएं तो कह सकते हैं कि 100 का भाग लगाएंगे तो 0.44 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ऐसा उत्तर देखें तो अपन कह सकते हैं 0.44 इंटू 10⁻13 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 4.44 इंटू 10⁻10 ये आपका सही उत्तर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी माध्यम में धारिता बटा निर्वात में धारिता या वायु में धारिता का अनुपात जो होता है वो सापेक्ष विद्युतशीलता होता है। ठीक है, उसमें उसने जो पूछा है कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, तो वो अपन कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा। इनकी वैल्यू अपन सभी जानते हैं, तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर अपन ने पता कर लिया। तो चलिए दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं कि धातु की दो गोलों, जिसकी एक की त्रिज्या कैपिटल आर है, दूसरे की 2r है, पर समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी दोनों के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दोनों को है। और कह रहा है कि दोनों को कांटेक्ट में लाकर पृथक कर दिया जाता है, यानी पहले संपर्क में लाया जाता है फिर अलग अलग कर दिया जाता है। तब आपको बताना है कि नए पृष्ठ आवेश घनत्व के मान क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, अपन कह सकते हैं कि जो एक गोला है उसकी त्रिज्या r है, दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या 2r है, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व यानी इसका भी सिग्मा है तो इसका भी सिग्मा है। अपन कह सकते हैं कि पहले का आवेश निकालते हैं, तो कह सकते हैं कि आवेश जो कुल है उस कुल आवेश का मान निकालें, तो अपन कह सकते हैं कि सिग्मा का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे कि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा क्षेत्रफल। और अपन कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं Q का मान अपने को निकालना हो तो कह सकते हैं सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। तो सिग्मा इंटू क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया पहले का आवेश। इसी तरीके से दूसरे की बात करें तो सिग्मा इंटू 4 पाई और त्रिज्या की बात करें तो 2r का होल स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे तो अपन कह सकते हैं जो कुल आवेश आएगा तो 4 यहाँ से आएगा और 4 और 4 16, तो अपन कह सकते हैं 20 आ जाएगा। तो इसका जो कुल आवेश है वो 20 सिग्मा पाई इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आपका आ गया कुल आवेश। देखो अब इनको क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट में लाते हैं। कांटेक्ट में लाने पे अपन कह सकते हैं इनका विभव क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और विभव समान होने की वजह से अपन कह सकते हैं जो आवेश जो जाएगा वो त्रिज्या के अनुपात में जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि उसको जोड़ने के बाद जो आवेश होगा इसको 1 नंबर मानूं तो कह सकता हूँ Q1 बटा Q2 का जो आंसर होगा वो R1 बटा R2 होगा। तो R1 तो R है और R2 2R है, तो अपन कह सकते हैं 1:2 में बढ़ जाएगा। अब अनुपात से अपन आवेश निकालना जानते हैं कि Q1 कैसे आएगा, तो अपन कह सकते हैं इसका स्वयं का अनुपात 1 होगा, कुल अनुपात 1+2 होगा। तो ये यही मेथड होता है कि अनुपात से उसका मान निकालना हो तो खुद का अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू कुल आवेश। तो कुल आवेश है 20 सिग्मा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं ये आएगा 20/3 और सिग्मा पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए अपने को पूछा है कि नया पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं इसका सिग्मा 1 होगा और सिग्मा 1 का मान होगा Q1 बटा A1। तो Q1 का मान तो अपन निकाल चुके हैं कि 20/3 सिग्मा पाई इंटू आर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल की बात करूं पहले के लिए तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो अपन कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया और 20 में 4 का भाग देंगे 5 सिग्मा बटा 3। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ गया आपका सिग्मा 1 का।
इसी तरीके से अपन सिग्मा 2 का मान निकालें तो सिग्मा 2 का मान आपको निकालने के लिए सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, सबसे पहले Q2 का। तो Q2 का मान निकालेंगे तो अपन कह सकते हैं स्वयं का अनुपात 2 है, कुल अनुपात 1+2 यानी 3 हो गया, इंटू कुल आवेश की बात करूं तो वही होगा 20 सिग्मा पाई इंटू आर स्क्वायर। ये समझ में आया तुमको, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से आपका Q2 का मान आ गया तो सिग्मा बड़ी आसानी से आ जाएगा Q2 बटा इसका क्षेत्रफल, Q2 बटा इसका क्षेत्रफल। तो बताओ Q2 कितना होगा, तो आप कह रहे हो कि ये आएगा आपका 40/3, 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। और दूसरे वाले का क्षेत्रफल की बात करूं तो कह सकता हूं, देखो क्षेत्रफल आएगा 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन कितना 16 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया, अपन कह सकते हैं यहाँ से इसको सोल्व करें तो अपन कह सकते हैं 8 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये आप कह सकते हैं 4 हो जाएगा, तो ये आपका 10, और फिर और सोल्व करें तो अपन कह सकते हैं ये 5/2, और पहले से 3 है तो अपन कह सकते हैं 5/6 और गुणा में सिग्मा, तो 5/6 सिग्मा। तो पहले तो आएगा 5/3, तो 5/3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 5/3 है, और दूसरा भी अपन ने देखा 5/6 है। तो इस तरीके से उत्तर नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो ये वाला अपन कह सकते हैं कि दो गोलों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उनका विभव समान होता है, और उसमें जो आवेश होता है वो क्या होता है, त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट से अपन ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए, आवेश Q कि किसी वियुक्त समांतर पट्टिका संधारित्र C की क्षेत्रफल A वाली धातु की पट्टिकाओं के बीच में स्थिर वैद्युत बल F का मान क्या होगा। अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो बल का मान है वो बल का मान Q, A और C के रूप में आप निकालिए। अब अपन देखते हैं कि जो दो प्लेटें होती हैं उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो है बराबर आवेश का मान, यानी अपन कह सकते हैं एक प्लेट के जो आवेश है उसका मान इंटू उनके बीच का विद्युत क्षेत्र। अब अपन कह सकते हैं Q तो Q रहने दें, विद्युत क्षेत्र अपन जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान होता है σ/2ε0। ठीक है, लेकिन अपने को इस फॉर्मूले को किस में बनाना है, आवेश के रूप में। तो आवेश के रूप में बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो F बराबर क्या कह सकते हैं, देखो Q का तो Q है। अब इसमें बात करें सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या होगा Q बटा A और 2A ε0। ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो F बराबर यहाँ पे लिखना चाहें तो F बराबर क्या हो सकता है, Q² बटा 2A ε0। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि निर्भरता की। देखिए, अब अपने को जैसा फॉर्मूला चाहिए था वैसा आ गया, क्योंकि अपने को Q दिया था, A दिया था। तो अपन कह सकते हैं Q और A की निर्भरता पूछी नहीं है, ε0 नियत होता है, तो अपन कह सकते हैं D तो आया ही नहीं इसमें, तो अपन कह सकते हैं D पे निर्भर ही नहीं करता। तो D की वर्गमूल नहीं, रेखिक ये भी नहीं, तो अपन कह सकते हैं पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बड़े आराम से अपन ने कंप्लीट कर दिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और साथ में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं जो कि नीट 2017 में आया। कह रहा है कि किसी संधारित्र की एक बैटरी से आवेशित किया जाता है, फिर बैटरी को हटाकर उस संधारित्र से समांतर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा पहले संधारित्र की तुलना में कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें कि किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है, तो इसकी मैं बात करूँ और इसका प्रारंभिक ऊर्जा की बात करूँ तो कह सकता हूँ कि प्रारंभिक ऊर्जा बराबर होगा 1/2, और उसका अपन धारिता मान लेते हैं C इंटू उनके बीच में जो विभव होगा वो V², क्योंकि बैटरी दिया है, तो 1/2 CV², ये प्रारंभिक ऊर्जा होगी अपनी। अब अपन बात करते हैं कि ऐसा अपन जानते हैं कि एक संधारित्र को दूसरे को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो ऊर्जा की हानि होती है उस ऊर्जा हानि का फॉर्मूला अपन अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा हानि बराबर 1/2 C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2, और लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर कई बार क्वेश्चन भी आए। तो अपन कह सकते हैं 1/2, और यहाँ पे बोला है कि संधारित्र वैसा ही है, तो पहले की धारिता C है तो दूसरे की भी धारिता C है, बटा C प्लस C। और अपन कह सकते हैं विभव की बात करें तो पहले का V है और दूसरा क्या है, क्या बोला है, अनावेशित बोला है, तो 0 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इसको जब सोल्व करता हूँ तो अपन कह सकते हैं ऊपर C का होल स्क्वायर नीचे 2C, तो अपन कह सकते हैं कि 1/4
सी वी स्क्वायर। तो ये अपन कह सकते हैं कि इतनी ऊर्जा की क्या हो गई, हानि हो गई। तो अब कह सकते हैं कि अब कितनी ऊर्जा बची है। देखिए कह रहा है कि इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। तो अब कह सकते हैं अब कितनी होगी वो देखते हैं। तो अपन कह सकते हैं हानि क्या होती है, प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अपन कह सकते हैं कि जो अब बची है फाइनल, वो अपन कह सकते हैं प्रारंभिक, और प्रारंभिक में से जितनी हानि हो गई है उसको माइनस कर दो। तो अपन कह सकते हैं देखो प्रारंभिक कितनी है, 1/2 सी वी स्क्वायर, और हानि कितनी होगी 1/4 सी वी स्क्वायर। अपन एलसीएम ले लेंगे 4, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं वापस 1/4 सी वी स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो ये कौन सा आया, तो अपन कह सकते हैं फाइनल आ गया है 1/4 सी वी स्क्वायर। इनिशियल कितना था 1/2 सी वी स्क्वायर। अपने को तुलना करनी है तो अपन कह सकते हैं यू फाइनल बटा यू इनिशियल, भाग लगा दो 1/4 में 1/2 का, तो ऊपर आएगा 1/4 सी वी स्क्वायर, नीचे आएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। आप कह सकते हो इसका उत्तर आएगा 1/2, क्योंकि बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे, अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो ऊपर 2 नीचे 4, तो 1/2। तो आप कह सकते हो जो अंतिम ऊर्जा होगी वो प्रारंभिक ऊर्जा की आधी होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि अब जो परिणामी कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी वो पहले वाले की आधी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है। ये कह रहा है वही रहेगी, गलत हो गया, 2 गुना बढ़ जाएगी, नहीं 4 गुना बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं घट जाएगी। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन अपना आसानी से हो गया। हाँ, तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि नीट 2016 में आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि आरेख में दर्शाए अनुसार 2 माइक्रोफैरड धारिता के किसी संधारित्र का आवेशन किया जाता है। यानी अपन स्टार्ट में कह सकते हैं कि ये जो स्विच है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है और इस बैटरी से इसको आवेशित किया जाता है। ठीक है, जब स्विच को स्थिति 2 पर घुमाया जाता है, यानी पहले यहाँ पे था ना, ठीक है 1 पे, फिर यहाँ से 1 से क्या कर देते हैं 2 पे घुमा देते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं अब कैसा संयोजन हो गया, समांतर संयोजन हो गया 2 संधारित्रों का। ठीक है, तो कह रहा है कि जब स्विच एस को स्थिति 2 पर घुमाया जाता है तो इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय कितना होगा। यानी जो पहले ऊर्जा थी, मैं बात करूं प्रारंभिक ऊर्जा की, तो प्रारंभिक ऊर्जा कह सकते हो यू इनिशियल बराबर 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर। यदि आप सी का मान रख देते हो तो 1/2, सी का मान अपन 2 माइक्रोफैरड रख सकते हैं, तो 2 माइक्रोफैरड इंटू वी का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वी स्क्वायर आ गया, और इकाई अपन कह सकते हैं माइक्रो जूल जैसी आ जाएगी। ठीक है, वो तो दिक्कत नहीं है। अब कह सकते हैं कि ऊर्जा की हानि कितनी होगी। तो ऊर्जा हानि तो अपने को देखनी है कि ऊर्जा में हानि कितना प्रतिशत हुआ। तो ऊर्जा हानि का फॉर्मूला लगाएं तो 1/2 C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2, और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो अपन कह सकते हैं कि 1/2 C1 का मान बोलेंगे तो अपन कह सकते हैं C1 का मान है 2। ठीक है, C2 का मान है 8। माइक्रोफैरड में अपन पहले ही देख रहे हैं कि माइक्रोफैरड या माइक्रोजूल में आएगा, तो उसको अपन बार बार नहीं ले रहे, और अपन कह सकते हैं यहाँ पे 2 और प्लस 8। और प्रारंभ की बात करूं तो इसको आवेशित किया गया था V से, और दूसरा तो जुड़ा ही नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका विभव कितना था 0, इसका होल स्क्वायर। सोल्व करना आना चाहिए। अपन कह सकते हैं देखो 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 10, तो 8/10 इंटू वी का होल स्क्वायर। ये हो गई ऊर्जा हानि। लेकिन अपने को पूछा है कि ऊर्जा हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो प्रतिशत अपने को निकालना है कि प्रतिशत हानि चाहिए। तो आप कह सकते हैं प्रतिशत हानि अपन कह सकते हैं कि जितनी हानि हुई है बटा प्रारंभिक ऊर्जा, और गुणा में क्या कर सकते हैं 100। तो इस 100 इसलिए लगा रहे हैं कि प्रतिशत लग जाए। अब आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा हानि कितनी है, तो 8/10 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, 8/10 वी स्क्वायर बटा में लिख सकते हो वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, इंटू 100%। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं उत्तर आ रहा है 80%। तो आंसर कितना आ गया 80%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी अपन ने करा था 2017 वाला क्वेश्चन वैसे ही था, तो अपन कह सकते हैं 16 में जिसने किया उसका 17 में आसानी से अटेम्प्ट हो गया। तो चांसेस ऐसे ही होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, यानी अपन कह सकते हैं जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की डेट में संभावना वैसी सी होती है कि कॉन्सेप्ट उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने चाहिए। हाँ, तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2015 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की 2 पट्टिकाओं के बीच की दूरी d है, इनके बीच विभवांतर v है। यदि इस संधारित्र की धारिता c है, तो
तो इसकी पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा ये आपको बताना है। तो अपन कहते हैं कि आकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अपन पहले अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन डेराइव कर चुके हैं। अब इसका अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन अपन कह सकते हैं इस रूप में आंसर नहीं है। आंसर किसके रूप में? सी, वी और डी के रूप में। तो सबसे पहले देखो, इसको क्यू बराबर क्या लिख सकते हो? सी वी, क्योंकि अपन जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? सी वी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बटा में 2a एप्सिलॉन नॉट। अपन कह सकते हैं यहाँ पे एरिया नहीं है, तो एरिया को अपने को गायब करना होगा। तो क्या करते हैं, देखो अपन जानते हैं कि जो सी का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो चलिए इस वाले को क्या करते हैं, देखो एफ बराबर सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बटा में 2 और एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखोगे? सी इंटू डी, सी इंटू डी। तो यहां से अब इसको सोल्व कर लो तो एफ बराबर क्या आएगा? एक सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी वी स्क्वेयर बटा 2d, सी वी स्क्वेयर बटा 2d ऐसा ऑप्शन देखो। तो इसमें तो सी स्क्वेयर है, ये नहीं होगा, इसमें भी सी स्क्वेयर है, नहीं होगा, सी वी स्क्वेयर बटा 2d। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्यू स्क्वेयर बटा 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो भी रूप आपको चाहिए उसको चेंज कर दें, आंसर अपना आ जाएगा। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की दो प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के दो पतले स्लैब चित्र में दर्शाए अनुसार रखे हैं। और इसमें यह बताया भी है कि K2 का मान K1 से ज्यादा है। और ये जो है वो स्लैब एक ये है और एक ये है, ये दो बात कर रहा है इनकी। उसके बाद क्या कह रहा है कि संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E का जो परिवर्तन है वो दूरी के साथ किस तरीके से होगा, उसका ग्राफ कौन सा सही होगा आपको बताना है। मैं आपसे पूछूं कि समांतर पट्टिकाओं के बीच में वायु उपस्थित होती तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होता उसको अपन E मानते, और E का फॉर्मूला क्या होता? E का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता, ये पता है। तो इस तरीके से होता, लेकिन कह सकते हैं कि जब परावैद्युतांक बीच में रख देते हैं तो उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो E डैश हो जाता है, और E डैश का मान E बटा K हो जाता है। यानी इस फॉर्मूले को अपन लिखना चाहें तो सिग्मा बटा K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो इस तरीके से परिवर्तन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि K जो है वो K का मान अपन कह सकते हैं 1 से ज़्यादा होगा तो ये मान घट जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि वायु में जितना भी विद्युत क्षेत्र होगा वो परावैद्युतांक रखने के बाद उससे तो कम होगा। तो अपन कह सकते हैं देखो कि यहाँ पे कितने रीजन होंगे? 4। एक क्षेत्र ये होगा, 2 नंबर ये होगा, 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर ये होगा और 5 नंबर ये होगा। ये परिवर्तन आपको दर्शाए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि 1 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में एक बराबर होगा, 2 और 4 में अलग अलग होगा, लेकिन 2 और 4 में इन 1, 3 और 5 से तो कम होगा। तो ये अपन 1 माने तो इसमें कह रहा है कि 2 में ज़्यादा हो गया, तो 2 में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा नहीं हो सकता, इस वजह से ये ऑप्शन चला गया। इसी तरीके से 2 में कह रहा है कि इसमें 1 नंबर में ऐसा है, चलो 2 नंबर में कम है, 3 नंबर में 1 के बराबर है, ये भी सही है, लेकिन 4 नंबर में वापस कह रहा है कि ज़्यादा हो गया, लेकिन अपन कह रहे हैं कि 4 में तो 1 से तो कम ही होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इस तरीके से आगे बढ़े तो कह रहा है कि 1 नंबर में इतना है, 2 नंबर में इतना है, 3 नंबर में 1 नंबर के बराबर ही होगा, 4 नंबर में देखना है कि 2 नंबर से कम होगा या ज़्यादा। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं जिसका K2 का मान ज़्यादा होगा उसमें विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो अपन कह सकते हैं K1 और K2 की तुलना करें तो इस K2 के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया क्योंकि K2 का खुद का मान ज़्यादा है, तो इस वजह से ये भी सही है। और 5 नंबर में अपन कह सकते हैं कि 1, 3, 5 का सेम था, 2 और 4 में कम था और सबसे कम 4 में है, तो इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा। इन ऑप्शन की मैं बात करूं तो ये तो 0, 0 कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो मैं मानता हूं कि थ्योरेटिकल जैसा क्वेश्चन था कि आपको परावैद्युतांक बीच में रख दें तो उसमें विद्युत क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है, इस बात की आपको जानकारी होती है, तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नीट 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन ने बाद में भी देखा कि 2021 में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता जो आपको दे रखी है वो E दे रखी है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है,
प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तब संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि जो ऊर्जा है U बराबर क्या होता है 1/2 CV² होता है। अब क्या है, इस रूप में आंसर दिए नहीं है तो 1/2 अपन कहेंगे C का मान रखें तो C क्या होता है एप्सिलॉन A/D होगा। और बात करें V की तो V बराबर अपन कह सकते हैं E/D होगा। ये अपन अच्छे से जानते हैं, तो E/D का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो अपन कह सकते हैं U बराबर 1/2 एप्सिलॉन A/D और वहाँ से अपन कह सकते हैं E का होल स्क्वायर इंटू D का होल स्क्वायर। अपन कह सकते हैं D कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो सही उत्तर आ रहा है वो उत्तर आ रहा है 1/2 एप्सिलॉन इंटू A इंटू E² और इंटू डी, E² इंटू डी। इसको सही रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन इंटू E का होल स्क्वायर इंटू AD। अपन कह सकते हैं A इंटू डी आयतन होता है। और अपन जानते हैं कि संधारित्र के केस में जो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला भी आप जानते होंगे 1/2 एप्सिलॉन इंटू E²। ये ऊर्जा घनत्व का होता है क्योंकि एकांक आयतन की ऊर्जा, तो V को आगे लेके जाओगे तो आयतन से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते थे। तो अपन कह सकते हैं ऐसा नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं आएगा, 1/2 इसमें है 1/2 इसमें है, लेकिन ये तो ऊर्जा घनत्व है, लेकिन अपने को ऊर्जा पूछिए तो आयतन से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन नीट में 2 से 3 बार रिपीट हुआ। ठीक है, एक सा या एक ही जैसा आसान सा कॉन्सेप्ट था, तो ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो समांतर धातु की प्लेटें एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर रखी जाती हैं। इन प्लेटों पर जो आवेश है वो +Q तथा -Q है। यदि प्लेटों को केरोसिन के टैंक में डुबो दिया जाए तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, शून्य हो जाएगा। सबसे पहले बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला, तो E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला अपन वायु या निर्वात के लिए लिख रहे हैं, तो इसके केस में सिग्मा बटा एप्सिलॉन। और सिग्मा का मान अपन जानते हैं Q बटा A होता है, तो फॉर्मूला हो गया Q बटा A और एप्सिलॉन। ये तो हो गया वायु के लिए, लेकिन अपन बात किस में कर रहे हैं केरोसिन के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि केरोसिन के लिए लिखेंगे तो वो E' होगा और E' का फॉर्मूला सिग्मा बटा K एप्सिलॉन होगा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Q बटा K इंटू A और एप्सिलॉन। और केरोसिन के लिए अपन कह सकते हैं कि K का मान 1 से ज़्यादा होगा। ये समझ में आया कि केरोसिन के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा 1 से ज़्यादा होगा। और 1 से ज़्यादा होने से ये जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो पहले की तुलना में कम आएगा। तो अपन कह सकते हैं बढ़ेगा नहीं, वो कम हो जाएगा, उतना भी नहीं रहेगा, शून्य भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने नीट 2021 से लेके और 2010 तक के अपन ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो सेगमेंट था वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।